अच्छा, आज जो बेसिकली है हमारा वो है सेशन 2 इस क्रैश कोर्स का, ठीक है। और जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे हम लेके चलेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो एक कॉमन एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस में और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कल हमने ये समझा था कि क्वालिटी एश्योरेंस होता है क्या है। हमें पता है कि क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है प्रोसेसेस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना। ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है वो करना, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, उनको मॉनिटर करना। ठीक है। ये सारे काम जो है वो एक क्वालिटी एश्योरेंस के होते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल का जो काम होता है वो बेसिकली टेस्टिंग से रिलेटेड है, यानी कि एप्लीकेशन जब बन जाए तो उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है। यानी क्वालिटी एश्योरेंस का जो काम है वो थ्रू आउट द प्रोसेस है, रिक्वायरमेंट से लेकर जब तक वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं आती सारे प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल उसका एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है। जहाँ पे सिर्फ आप एक्चुअल एप्लीकेशन को टेस्ट करते हो। तो अगर मैं दोनों के चीज़ों के डिफरेंस की बात करूं बेसिकली, तो जैसे हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। ठीक है ना। कि आप पहले से ही परहेज करो ताकि आप उस लेवल पे ना हो कि जहाँ पे आपको जाके उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़े। सही है। इसी तरह क्वालिटी एश्योरेंस का काम भी वैसे ही है, वो प्रिवेंशन पे है। आप अपने प्रोसेसेस ऐसे बनाओ, अपने स्टैंडर्ड ऐसे बनाओ कि आप एक्चुअल एप्लीकेशन के डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सको। अब अब प्रिवेंशन ये है कि हम हमारी क्यूए तो इन्वॉल्व होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, उसमें तो सॉफ्टवेयर नहीं बना होता, उसमें तो एप्लीकेशन तो नहीं बनी होती है। ठीक है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये प्रिवेंशन एक्टिविटी है। ठीक है। इन कंट्रास्ट, जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसका काम होता है जब एप्लीकेशन एक्चुअल में बन जाती है उस एप्लीकेशन के अंदर जाके डिफेक्ट्स को फाइंड करना, यानी इश्यूज को फाइंड करना। ठीक है। तो एक हो गई प्रिवेंशन, एक हो गई आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन। ठीक है। अब इसी इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं प्रिवेंशन की तरफ जा रहा हूं तो ये मेरी एक प्रोएक्टिव अप्रोच होगी ना। नहीं, प्रोएक्टिव इसलिए है कि मैं पहले से अपने आप को रेडी कर रहा हूँ इस तरीके से कि मैं मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स ना आए, इश्यूज ना आए। ठीक है। तो इन कंट्रास्ट क्वालिटी कंट्रोल क्या होगा, रिएक्टिव अप्रोच है, रिएक्टिव प्रोसेस है। क्यों? जब मेरे पास एक सॉफ्टवेयर बन जाता है, एक एप्लीकेशन बन जाती है, तब जाके मैं इसके अंदर डिफेक्ट्स को या इश्यूज को फाइंड करता हूँ। ठीक है। अब हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि क्यूए जो है वो प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। तो उसी पॉइंट में ध्यान में रखें। तो क्यूए क्या हुआ, प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है। और टेस्टिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए जिसको आप टेस्ट करोगे। तो इसलिए क्वालिटी कंट्रोल क्या हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच हो गई। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी को मैनेज करता है, क्वालिटी को श्योर करता है। क्वालिटी कंट्रोल जो है बेसिकली क्वालिटी को वेरीफाई करता है। अब वेरीफाई कैसे करता है क्वालिटी को, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने की। आपने एक अच्छे प्रोसेसेस बनाए, आपने स्टैंडर्ड्स बनाए, अब एप्लीकेशन बन गई। अब जब आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे जो प्रोसेस थे वो कितने इफेक्टिव थे, हमारे स्टैंडर्ड्स कितने इफेक्टिव थे। अगर एज अ टेस्टर मुझे उसमें बग्स नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो प्रॉपरली सही से इम्प्लीमेंटेड है और आपकी एप्लीकेशन में आपको एक बग भी नहीं मिल रहा, जो कि रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली एप्लीकेशन जब टेस्ट होती है तो पता चल जाता है कि आपकी क्वालिटी एश्योरेंस या आपकी एप्लीकेशन की क्वालिटी कैसी है। अगर इसमें बहुत सारे बग्स आ रहे हैं तो फिर आपके उन प्रोसेसेस का, उन स्टैंडर्ड्स का कोई फायदा नहीं है, कि ये इवेंचुअली एप्लीकेशन मसले आ रहे हैं और आपकी टेस्टिंग टीम उसको टेस्ट करके मसले जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो बेसिकली प्रोसेस स्टैंडर्ड्स की बात करती है। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअल एप्लीकेशन की टेस्टिंग को हम रेफर करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू आउट द प्रोसेस होता है, जब से उसकी आपके पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट आती है तब से वो हमारे पास होता है। तो प्रिवेंशन है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है, पहले से स्टार्ट होती है। तो प्रोएक्टिव अप्रोच है क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टिंग जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर होती है, तो वो रिएक्टिव अप्रोच है। वो हम जैसे हमने बात किया कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस की बात करता है तो प्रोसेस बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन को टेस्ट करें तो प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच है। वो क्वालिटी को मैनेज करता है, ये क्वालिटी को वेरीफाई करता है। तो ये दोनों में
बेसिकली ये एक जो है वो डिफरेंस है। तो अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमने कल के सेशन में एक बात की कि जो क्वालिटी, हालांकि जॉब्स आती हैं क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, बट काम हमसे टेस्टिंग में कराया जाता है। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि टेस्टिंग का मतलब है क्वालिटी कंट्रोल, ये टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटी है, तो मैं गलत बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल के अंदर मुझे टेस्टिंग ही करनी है एप्लीकेशन के ऊपर। तो टेस्टिंग इज नॉट अ क्वालिटी एश्योरेंस, टेस्टिंग इज अ क्वालिटी कंट्रोल। तो इंटरव्यू में एक सवाल ये पूछा जाता है कि टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल है या क्वालिटी एश्योरेंस है, तो इसका आंसर ये है कि टेस्टिंग जो है वो क्वालिटी कंट्रोल है। जितने भी हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस किए, बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स आई कैन इजीली स्टेब्लिश दिस थिंग कि ये जो है वो एक टेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है। अब चलते हैं कि हमारा फोकस सारा का सारा टेस्टिंग के ऊपर है। और टेस्टिंग के बेसिकली जो है वो चार लेवल्स होते हैं। लेवल वन यूनिट टेस्टिंग, लेवल टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग, लेवल थ्री सिस्टम टेस्टिंग, और लेवल फोर जो है वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। चार लेवल्स में टेस्टिंग होती है। ठीक है। अच्छा जी, किसी ने हैंड रेस किया जी, सोबिया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, किसी को उनकी आवाज़ आ रही है? सेकंड कुछ रेस्टोरेंट वेटिंग में है, शायद चेक कर लें, अलाउ कर दें। मैंने कर दिया, सबको अलाउ कर दिया। ठीक अब है। आ रही है आपको मेरी आ, आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी सवाल पूछें। सोबिया आपकी आवाज़ आई थी बीच में, आप जो है आपने सवाल पूछना है, सवाल पूछें प्लीज। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपना कोई क्वेश्चन है तो बेशक चैट पे लिख दें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। मीन वाला किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। जी जी हाँ, अच्छा, आप लिखा हुआ कंटिन्यू है, करें प्लीज। सोबिया लिखा हुआ है प्लीज चेक व्हाट्सएप ग्रुप। अच्छा जी, कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसा क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप पे कोई क्वेश्चन दिया आपने? मैंने ऐड कर दिया सब क्लास में, ठीक है ना? मैंने सबको ऐड कर दिया। ठीक है। तो टेस्टिंग के चार लेवल्स हैं। पहला स्टेप यूनिट टेस्टिंग, दूसरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तीसरा सिस्टम टेस्टिंग, चौथा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है आपका यूनिट टेस्टिंग। अब इसका पर्पस क्या है, ये करता कौन है? ठीक है ना? तो बेसिकली अब एप्लीकेशन कभी भी एक साथ नहीं बनती है, वो टुकड़ों में बनती है, चंक्स में बनती है। ठीक है। अब चंक क्या होता है? चंक क्या हो गया, जैसे एक मॉड्यूल हो गया, एक फंक्शनैलिटी होगी, जैसे लॉगिन एक फंक्शनैलिटी है, रजिस्ट्रेशन एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है ना? तो पहले लॉगिन की एक फंक्शनैलिटी डेवलप हुई, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन का एक यूनिट बना, एक मॉड्यूल बना, या एक कंपोनेंट बना। ठीक है। तो उस कंपोनेंट की टेस्टिंग करना इज नोन एज यूनिट टेस्टिंग। यानी एक यूनिट बनेगा, उस यूनिट को टेस्ट करना इज अ यूनिट टेस्टिंग। अब ये करता कौन है? ठीक है ना? ये काम है डेवलपर का, कि भाई जो मैंने अपना लॉगिन का फंक्शनैलिटी मैंने बनाई है एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट, वो मेरा यूनिट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। अब क्योंकि एप्लीकेशन मैंने कहा एक गो में तो बनती नहीं है, आस्ते आस्ते उसके यूनिट्स बनते हैं और आपस में वो मर्ज होते हैं। तो जैसे ही दो यूनिट आपस में, दो या दो से ज्यादा यूनिट्स आपस में मर्ज हो, तो उसको टेक्निकली कहते हैं कि भाई ये आपकी फंक्शनैलिटीज आपस में इंटीग्रेट हुई हैं। ठीक है। यानी कि पहले एक यूनिट बना लॉगिन का, फिर एक बना साइन अप का। अब पहले वो इंडिपेंडेंट टेस्ट हुए, लॉगिन इंडिविजुअली टेस्ट हुआ, साइन अप अलग से टेस्ट हुआ। ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों को आपस में इंटीग्रेट किया। ठीक है। तो इंटीग्रेट होने के बाद, तो इंडिविजुअली तो वो सही चल रहे थे,
मैंने लॉगिन टेस्ट किया था, बिल्कुल सही चल रहा था। मैंने रजिस्ट्रेशन टेस्ट किया, वो बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन क्या जब ये आपस में मर्ज हुआ, कोड आपस में इंटीग्रेट हुआ, तो क्या ये दोनों सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? यानी कि जिस यूजर से मैं साइन अप करूंगा उससे लॉगिन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? कि पहले तो अलग अलग टेस्ट हुए, जाके मैंने सिर्फ देखा साइन अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेटाबेस में यूजर रजिस्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैंने लॉगिन देखा इंडिपेंडेंटली, जो कि डेवलपर ने टेस्ट किया। अब दोनों हो गए इंटीग्रेट। जब दोनों इंटीग्रेट हुए तो यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये चेक करने के लिए कि ये दोनों मॉड्यूल्स आपस में एक साथ सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। ठीक है। अब ये करता कौन है? अब अगेन यहाँ पे डेवलपर भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे टेस्टर भी इन्वॉल्व है। एक स्क्रीन दीजिएगा प्लीज। सॉरी, एक्चुअली मुझे जो है फीवर है, मेरा गला खराब है। बट ये है कि थोड़ा सा साथ दीजिएगा इस चीज पे। तो अच्छा, तो जब वो चीज़ें आपस में इंटीग्रेट होती हैं, तो डेवलपर भी अपने कोड लेवल पे, जो एप्लीकेशन का कोड है, उस लेवल पे जाके एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। देखेंगे कि मेरा जब कोड आपस में इंटीग्रेट हुआ है तो मेरा लॉगिन सही चल रहा है और मेरा रजिस्ट्रेशन सही चल रहा है। और क्यूए क्या करता है या टेस्टर क्या करता है? वो एप्लीकेशन का कोड टेस्ट नहीं करता। डेवलपर कोड लेवल पे टेस्ट करेगा, टेस्टर एप्लीकेशन लेवल पे, यानी कि जहां उसको इंटरफेस दिखेगा। यानी क्या, साइन अप किया, साइन अप करके उसी से उसने लॉगिन करके देखा कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। अब जब ये काम इंटीग्रेशन हो रही होती है, तो फाइनली जब सारे के सारी फंक्शनैलिटीज आपस में इंटीग्रेट हो जाती हैं, ठीक है ना, तो वो फॉर्म करती है सिस्टम, यानी एप्लीकेशन फॉर्म कर जाती है। ठीक है। तो फिर आती है आपकी सिस्टम टेस्टिंग। अब ये वो पार्ट है जहां पे प्योरली सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है, जहाँ पे वो एप्लीकेशन की फंक्शनल टेस्टिंग भी करेगा, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग भी करेगा, पूरे सिस्टम को टेस्ट करेगा। यानी पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा, उसके एक एक फीचर को टेस्ट करेगा, उसकी यूआई को देखेगा, उसके फॉल्ट्स को चेक करेगा, उसके फंक्शनलिटीज को टेस्ट करेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट से उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल चीज़ों को टेस्ट करेगा। और जब वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, बग्स आते हैं, तो बग्स फिक्स होते हैं, फिर वो री वेरीफाई होते हैं। जब वो सारा काम हो जाता है, जब आपको लगता है कि हाँ, इश्यूज हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, वो फिक्स भी करा लिए हैं, अब हम अपने क्लाइंट को या कस्टमर जो हमसे ये एप्लीकेशन बनवा रहा है, ठीक है, उसको दिखा सकते हैं। यानी कि वो जाके खुद जाके एप्लीकेशन चला के देखे। क्लाइंट को बोल दिया कि आप अपनी एप्लीकेशन चला के देखो, आप चलाओ या आपकी तरफ से कोई बंदा आके चला के देखे, जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी उस हिसाब से हमने बना दी है। तो अब क्या होगा? वो आपका फाइनल स्टेज होता है, और उस फाइनल स्टेज को हम कहते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यहाँ पे वो चीज, और इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि भाई मैं, अगर एक बंदा हूँ, मैं आता हूँ आपके पास कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनवाना है, तो मैं अपनी एक कुछ रिक्वायरमेंट लेके आऊंगा। ठीक है, कि मुझे क्या बनवाना है। तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मकसद ये होता है कि मैं जाऊँ और एप्लीकेशन को जो मैंने रिक्वायरमेंट दी थी उसी हिसाब से जाके चेक करूँ कि जो मैं बनवाना चाह रहा था, क्या आपने वही बनवाया है कि नहीं बनाया। अगर ऐसा नहीं है तो यूएटी फेल हो जाती है, यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फेल हो जाती है। ठीक है। और जो भी चेंजेस होती हैं वो फिर दोबारा डेवलपमेंट में यूनिट टेस्टिंग के थ्रू, इंटीग्रेशन के थ्रू, सिस्टम टेस्टिंग के थ्रू दोबारा इस इन लेवल से गुजरती है। और जब तक कि आपकी यूएटी पास नहीं होती, यानी कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पास नहीं होता, तब तक आप इसी लूप में चलते हो। ठीक है। तो यूनिट जो कि डेवलपर टेस्ट करता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर और टेस्टर दोनों, सिस्टम टेस्टिंग प्योरली टेस्टर्स, और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है वो करता है एंड यूजर या कस्टमर, जिसने वो सॉफ्टवेयर बनवाया होता है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ से पूछ लें। क्लियर सबको यहाँ तक? आगे चलूं?
देखिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, वो इसमें कोई इशू नहीं है। आप ये ना समझे कि मैं पता नहीं क्या स्टूपिड सवाल पूछने वाला हूँ या पूछने वाली हूँ, डजेंट मैटर। इफ यू हैव समथिंग इन माइंड, जस्ट आस्क इट। ठीक है, तो पूछे, कोई इशू नहीं है। एक सवाल हो, सर 1000 सवाल हो, पूछे। हैंड रेस करके, वन बाय वन। ठीक है। मिल गया। तो अनुषा, आपने हैंड रेस किया है, आप अपना सवाल पूछे प्लीज। जी सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे अगर मैंने कोई एप्लीकेशन बनवाई है और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो रही है, तो मैं उसको यूज करूंगी पहले। जी, यूजर एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आपने बनवाई है ना, आपने पैसे दिए हैं, जी। आपने पैसे देके बनवाई है, तो आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी ना उसके अगेंस्ट आपने जी। बनवाएगी। आपने कहा कि मुझे मैसेजिंग सर्विस बनानी है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे को मैसेज कर सके, उसका इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, उसमें ये फीचर्स होने चाहिए। तो अब आप चला के देखोगे, आप या आपका कोई टीम का मेंबर हो सकता है। अगर आप कंपनी हो, आपके साथ कोई दूसरा, कोई सीईओ है, सर। कोई डायरेक्टर है, तो हम्म। आपके एंड से कोई बंदा जाए, वो उस एप्लीकेशन को देखे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना कि नहीं बना। अगर नहीं कंप्यूटर बना, में ज्यादा आसान है इसको लेना क्लास को, बताया उसके। मैं देखिए, सर आप बाइक ऑन कर दोगे तो फिर रिकॉर्डिंग में आप लोगों की बैकग्राउंड नॉइज होती है। प्लीज इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप लोग जो, जब तक कोई क्वेश्चन ना हो तब तक अपने अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है। तो अनुषा, मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे अगर मैंने बनवाई है तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाया है, तो मैं जाके चेक करूंगा कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनुषा ने सॉफ्टवेयर बनाया कि नहीं बनाया, कि मैं अनुषा को पे कर रहा हूँ। ठीक है। अगर नहीं बना तो इसका मतलब है कि यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग फेल हो गई है। अगर आपने वैसे ही बनाया है जैसे मैंने कहा था, तो इसका मतलब है कि यूएटी पास हो गई है। ठीक है। क्लियर है निश आपको? जी सर, थैंक यू। जी, कहना था, आप पूछिए सवाल। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सिस्टम टेस्टिंग में यानी कि सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टर का इन्वॉल्वमेंट है, बाकी यूनिट और इंटीग्रेशन एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में सॉफ्टवेयर टेस्टर नहीं काम करेगा। देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम सिर्फ इंटीग्रेशन और सिस्टम टेस्टिंग में है। अगर आप, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बाय डेवलपर एंड टेस्टर, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिर्फ टेस्टर। ठीक है। ओके। क्लियर है? चलिए, यस सर, जैसे आपके थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस, जैसे आपके क्वेश्चंस आंसर होते हैं, अपना हैंड जो है वो डाउन कर लें। ठीक है। चलें आगे चलते हैं कि जो है इसके अंदर हमारे पास, अब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। कि पूछा जाता है कि भाई बताओ, ये बग क्या है, डिफेक्ट क्या है, एरर क्या है, फेलियर क्या है, एक्सेप्शन क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सॉफ्टवेयर में हमारा काम क्या है? सॉफ्टवेयर में मसला निकालना। अब मैं कह रहा हूँ कि मसले के जो है ना 10 किस्म के नाम है। एक एक किस्म का मसला है, इसको बग कहूंगा। एक किस्म का मसला है, इसको डिफेक्ट कहूंगा। एक किस्म का मसला है, इसको एरर कहूंगा। एक किस्म का मसला है, इसको फेलियर कहूंगा। एक किस्म का एक मसला है, उसको एक्सेप्शन कहूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू के हद तक ही होता है। कंपनी के अंदर जाएंगे, या तो आप बग बना रहे होंगे, या तो आप डिफेक्ट, सबको डिफेक्ट ही मार्क कर रहे होंगे, या सबको बग ही मार्क कर रहे होंगे। ठीक है। बट इसको बताने का मकसद ये है कि ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है कि क्या जो बंदा इंटरव्यू देने आया है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों की, कि बग डिफेक्ट एरर में एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है। दो कि हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते, बट पता है कि नहीं है। तो सबसे पहले, डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट ये होता है कि अगर आपकी फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही, जैसे लॉगिन की एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने यूजर नेम दिया, मैंने पासवर्ड दिया, और मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, और लॉगिन नहीं हुआ। तो यानी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही। आइडियली क्या होना चाहिए था, अगर करेक्ट यूजर नेम दूं, करेक्ट पासवर्ड दूं, तो उसको लॉगिन करना चाहिए। ये फंक्शनैलिटी देखा कि मेरी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, दिस इज अ डिफेक्ट। अच्छा, फिर आता है बग। कि बग क्या होता है? बग ये होता है कि अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट में से थोड़ी स्लाइट डेविएशन आ जाए। अब स्लाइट डेविएशन का मकसद क्या है? ठीक है। कल हम ऑरेंज एचआरएम की एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है। मैं दोबारा ऑरेंज एचआरएम खोल लेता हूँ जब आपको समझाने के लिए, कि ताकि आपको आइडिया हो कि एक्शन में डिफेक्ट, बग और ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, मैं यूजर नेम दे रहा हूँ और पासवर्ड दे रहा हूँ, और मैं अज्यूम करो कि मैंने करेक्ट यूजर नेम दिया, यानी कि एडमिन दिया, और एडमिन 1 2 3 दिया, और लॉगिन पे क्लिक किया। तो इसको लॉगिन करना चाहिए। अगर ये लॉगिन नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा डिफेक्ट। क्या कहलाएगा? डिफेक्ट, जो फंक्शनैलिटी नहीं चलती। ठीक है। अब बग मैंने कहा कि स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब स्मॉल डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट क्या होता है? मैं लिखा हुआ है कि डेविएशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट इज नोन एज बग। ठीक है। यहाँ पे तो फंक्शनैलिटी चल ही नहीं रही, यहाँ पे हम कह रहे हैं स्लाइट डेविएशन। स्लाइट डेविएशन का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा कि यूजर नेम पासवर्ड दिया और लॉगिन होना चाहिए। ठीक है। लॉगिन तो हो रहा है, लेकिन लॉगिन के बजाय वो जो है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बाय डिफॉल्ट टाइम पे चला जाता है, वो डैशबोर्ड पे नहीं जा रहा। ठीक है। लॉगिन तो हो रहा है, फंक्शनैलिटी चल रही है, लेकिन उसके बाद यूजर जो है उसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होना चाहिए था, वो डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, वो जा रहा है आपके टाइम के पेज पे। तो स्लाइट डेविएशन है। ठीक है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है फंक्शनैलिटी के हिसाब से। तो ये बग है। ठीक है। उसके बाद एरर। एरर क्या होता है कि बेसिकली आप जब कोड लिखते हो, तो डेवलपर ने कोड लिखा हुआ है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, सी शार्प में। ठीक है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है बेसिकली, उसका एक सिंटेक्स होता है, उसको कोड को लिखने का एक तरीका होता है, जो कि आपको एज अ डेवलपर फॉलो करना होता है। ठीक है। अगर आप वो जो फॉलो नहीं करेंगे, यानी उसके सिंटेक्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको वो वहीं पे इशू दिखाएगा। ठीक है। तो उस इशू को हम कहते हैं एरर। उस मसले को हम एरर कहते हैं, यानी जो कोड के सिंटेक्स में, क्योंकि कोड को लिखने का तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो वो आपको जो है एरर थ्रो करेगा। तो एरर का ताल्लुक आपकी कोडिंग की सिंटैक्स से होता है, इसका ताल्लुक कभी भी बग से नहीं होता। तो ये इंटरव्यू में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, तकरीबन हर इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछा जाता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर आपका आता है फेलियर। अब फेलियर क्या है? फेलियर ये है कि आपने एप्लीकेशन दे दी और यूएटी में चली गई। अभी हमने यूएटी की बात की। वहां पे क्लाइंट ने क्या किया या कस्टमर ने क्या किया, एप्लीकेशन में गया और लॉगिन चलाया, और लॉगिन नहीं चला, लॉगिन नहीं हुआ। यानी कि आइडियली अगर वो उसने करेक्ट यूजर नेम दिया है, करेक्ट पासवर्ड दिया है, तो उसको लॉगिन करना चाहिए था, लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। तो उस केस में वो फेलियर है। अब डिफेक्ट और फेलियर में स्लाइटली डिफरेंस है। दोनों केस में फंक्शनैलिटी नहीं चलती है। ठीक है। फर्क इतना है, फेलियर जब क्लाइंट इसको रिपोर्ट करे, यानी कस्टमर जो जो बनवा रहा है, वो अगर कहे कि मेरी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही, तो ये फेलियर है। जबकि अगर इंटरनली जो टेस्टिंग टीम है, वो अगर आपको बताए आगे कि भाई लॉगिन नहीं चल रहा, तो दैट्स अ डिफेक्ट। बट अगर वही चीज आपका क्लाइंट यूएटी में या डेमो देते हुए एप्लीकेशन चल रहा है और बोले लॉगिन नहीं चल रहा, दैट्स अ फेलियर। दोनों केसेस में आपकी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही। सो ये ध्यान में रखिएगा। और एंड में आपका क्या है, वो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होती है? अगेन ये प्रोग्राम से रिलेटेड होती है, और जहाँ पे कोड को ये ना पता हो कि आउटपुट क्या आएगा, कंफ्यूज हो जाए कोड। ठीक है। या कोई पर्टिकुलर फ्लो एप्लीकेशन का वो इम्प्लीमेंट ना हो, जहाँ पे कोड को पता ना चले कि मुझे करना क्या है, मुझे आउटपुट का नहीं पता। तो वहां पे क्या कहता है, कोड आपको एक्सेप्शन थ्रो करता है, यानी कि एरर नहीं, वो आपके सिंटेक्स में फंसना नहीं है, लेकिन वो कोड को पता नहीं कि इसका आउटपुट क्या देना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ कि आप 100 को डिवाइड करें 0 से, इसका आंसर इन्फिनिटी है, कुछ भी नहीं है इसका आंसर। तो क्या करेगा सिस्टम, आपको सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा कि भाई मुझे पता ही नहीं इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। अब एक तो यह है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर को पता ही नहीं है, दूसरा वो है कि जहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपर ने कोड लिखा, जहाँ पे उसने कोई एक ऐसा फ्लो था जो इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, और जब कोड उस पर्टिकुलर स्टेप पे गया, तो कोड को पता ही नहीं था कि मुझे आउटपुट क्या देना है। तो ऐसे बहुत सारे मसले आते हैं। ठीक है। जिनको एक्सेप्शंस किया जाता है। और अगर टेक्निकल वन लाइनर में इसका आंसर बताऊं, तो वो है अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ प्रोग्राम। कि ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। ठीक है। तो डिफेक्ट, बग, एरर, फेलियर, एक्सेप्शन। डिफेक्ट, फंक्शनलिटी नहीं चल रही है। बग, स्लाइट वेरिएशन। एरर, सिंटेक्स में कोई इशू हो।
सिंटेक्स का इशू हो, यानी प्रोग्रामिंग में पाइथन में कोड लिख रहा हूँ, तो पाइथन की कोड लिखने का जो तरीका है उसको फॉलो ना करूँ तो मुझे एरर आएगा। ठीक है। फेलियर, फंक्शनैलिटी नहीं चल रही लेकिन क्लाइंट बताएगा मुझे, मुझे कस्टमर बताएगा कि भाई आपकी फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है। ठीक है ना, तो वो फेलियर है। और एक्सेप्शन, अनहैंडल्ड कोड या अनएक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जहाँ पे कोड को पता ही नहीं है कि आगे करना है क्या। ठीक है, या वो इम्प्लीमेंटेड ही नहीं होता या उसको पता ही नहीं होता कोड को। तो ये एक्चुअली डिफरेंस है बिटवीन बग, डिफेक्ट, एरर एंड एक्सेप्शन। जी जी दुबा पूछिए क्वेश्चन। सर, डिफेक्ट जो है वो सिस्टमेटिक टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। सॉरी, दोबारा पूछिएगा। डिफेक्ट जो है वो सिस्टमेटिक टेस्टिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसका मकसद क्या है? मतलब कि टेस्ट कौन सी टेस्टिंग में आइडेंटिफाई किया जाएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट तो किसी भी लेवल पे हो सकता है। जैसे यूनिट लेवल है, डेवलपर ने अपना यूनिट लॉगिन का लिखा हुआ है और वो यूनिट पे अपने कोड पे जाके टेस्ट करे और लॉगिन नहीं हो रहा, तब भी डिफेक्ट है। इंटीग्रेशन के बाद डेवलपर ने खुद पकड़ा या आपने उसको बताया कि लॉगिन नहीं हो रहा, तब भी डिफेक्ट है। जब सिस्टम टेस्टिंग में गया और आपने पकड़ा कि लॉगिन नहीं चल रहा, तब भी वो डिफेक्ट है। तो चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, लेवल 1 2 3 4, ठीक है ना, तो डिफेक्ट डिफेक्ट ही है। लेकिन फर्क यह है कि फेलियर एक ऐसी चीज है जो कि लोग कंफ्यूज होते हैं इससे। वो इसलिए कि फेलियर ऐसी चीज है कि जब कि वो भी एप्लीकेशन या फंक्शनलिटी का ना चलना होता है, ना चलती, वो नहीं चल रही है फंक्शनलिटी, लॉगिन नहीं हो रहा, लेकिन वो आपने नहीं, जो बनवा रहा है एप्लीकेशन, जो आपका क्लाइंट है, ठीक है, जो कस्टमर है, जो आपसे एप्लीकेशन बनवा रहा है, अगर वो आपको ये बताए कि भाई आपका लॉगिन नहीं चल रहा, दैट्स अ फेलियर। ठीक है। जी सोबिया। चलें, इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ जिशन। जी बेसिकली जी आप लोग जो हो रहे हैं ना डिफेक्ट के ऊपर, एरर के ऊपर, एरर जो आता है वो प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें होंगी। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे टर्मिनेट मिस कर रहा हूँ, लाइन नंबर 18 के ऊपर देखें जहाँ पे यूजर से इनपुट लिया जा रहा है, अगर मैं टर्मिनेटर नहीं दे रहा, सेमी कॉलन नहीं दे रहा, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। क्या चीज आएगी? जिसको हम क्या कहते हैं, एरर आएगी। अब एक्सेप्शन क्या चीज होती है? अब यूजर से आप कह रहे हैं कि दो नंबर को डिवाइड कर दें, अब यूजर को नहीं पता, यूजर ने डिवाइड बाय जीरो कर दिया है। तो नीचे जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ है, अगर ये एंड यूजर के पास आ जाएगा तो उसको पता चलेगा इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। एंड यूजर को नहीं पता चलेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर इस चीज की जगह पे प्रॉपर कोई मैसेज हुआ हो कि प्लीज एंटर वैलिड नंबर, तो आप समझ जाएंगे नहीं जा। तो ये रन टाइम के ऊपर आती हैं चीजें, इन चीजों को हैंडल किया जाता है। एक्सेप्शन और एरर, ये दोनों प्रोग्रामिंग रिलेटेड चीजें होती हैं। ये ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स किस में आएंगी वो आगे बताएंगे जाके, ठीक है? जब कोड होता है वो जिशाना भी बताएंगे, व्हाइट बॉक्स में ही चीजें हम कर रहे थे। लेकिन इन लमसम अगर बात करें कि आपका जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में चीजें होंगी, फेलवर, बग, डिफेक्ट, वो सबको एक ही कंसिडर कर रहे होंगे कि क्लाइंट एंड पे बग आ गया, आपके पास बग शो हो रहा है। ये सब चीजों को क्या कहेंगे कि जो चीज आप करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। सपोज करें मैंने यूजर ने वैलिड पासवर्ड दिया, मैं रीडायरेक्ट हुआ, मैं डैशबोर्ड पे होना था लेकिन मैं एडमिन पे चला गया, तो एप्लीकेशन के अंदर क्या हुआ? भागे। मैंने एप्लीकेशन लॉगिन की, लॉगिन होते ही मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, तो ये चीज क्या कहलाएगी मेरे पास? मैं वहां रिडायरेक्ट ही नहीं हुआ नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो क्या कहलाएगी मेरे पास? भाग गई। अगर यही चीजें क्लाइंट पे आ गई तो क्लाइंट क्या कहेगा? आपकी एप्लीकेशन तो फेल है। अब क्लियर हुआ चीजें आप लोगों को? जी जिशान, प्लीज कंटिन्यू। जी, ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि डिफरेंस क्या है बग एरर डिफेक्ट में और फेलियर एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो आगे चलते हैं अब टेस्टिंग, क्योंकि हमारा सारा काम टेस्टिंग का है। और ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि टेस्टिंग की एक्चुअल में दो टाइप्स हैं ब्रॉडर लेवल पे, एक मैनुअल, एक ऑटोमेशन। अब मैनुअल क्या होती है? मैनुअल जैसे जैसे हम खुद देख रहे थे कि कल हम गए यहाँ पे और यहाँ पे जाके हम खुद जाके यूजर प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद क्लिक कर रहे हैं, यानी हम एज अ ह्यूमन इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं। ये होती है मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई स्क्रिप्ट लिखूं, ठीक है,
जैसे ये एक इमेज अभी इमरान दिखा रहे थे, है ना, जावा का कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इस तरह का कोई जावा कोड लिखूं, या मैं पाइथन पे कोड लिखूं, या जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखूं, और वो कोड क्या करे, मेरे ब्याह पे जाए, खुद ही एप्लीकेशन ओपन करे, खुद ही जाके इसमें यूजर नेम दे, पासवर्ड दे, लॉग इन करे, यानी कि मेरे बिहाफ पे जाके वो स्क्रिप्ट जाके सारा काम करे, तो वो कहलाती है ऑटोमेशन। ठीक है। तो दो ब्रॉडर कैटेगरीज क्या होगी, एक मैनुअल, एक हो गई ऑटोमेशन। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फर्दर हमारे पास कैटेगरीज है। ठीक है। अब ऑटोमेशन एक पूरी एक अलग दुनिया है। अब ऑटोमेशन में आपको, जैसे मैं बताऊं कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन, यानी कि जैसे ये वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन की ऑटोमेशन के लिए अलग से टूल्स है। फिर मोबाइल एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए अलग से टूल्स हैं। फिर आपके जो एपीआईज होती है उनको ऑटोमेट करने के लिए अलग से टूल्स हैं। तो हर चीज़ के अलग अलग टूल्स हैं। ठीक है। अगर मुझे अपनी इस एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस टेस्ट करनी है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक अलग कैटेगरी है ऑटोमेशन की, उसके टूल्स अलग हैं। ठीक है। तो हर चीज़ के अलग टूल्स हैं। तो हम इस क्रैश कोर्स के अंदर फोकस कर रहे हैं इस मैनुअल वाले पार्ट पे, हम ऑटोमेशन को भी नहीं देख रहे। अब ऑटोमेशन की अगर हम बात नहीं कर रहे, तो हमारे पास बचा मैनुअल। अब मैनुअल के अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ये तीन मैनुअल आपकी तीन कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ठीक है। वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। वाइट बॉक्स क्या होती है, जो कि हम नहीं करते, डेवलपर करते, क्योंकि वाइट बॉक्स का मकसद ये होता है कि मैं कोड को जाके टेस्ट करूं। जैसे ये भी इमरान ने कोड दिया था, मैं इस कोड में जाके टेस्ट करूं कि कोड सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना कुछ टेस्टिंग करूं कोड लेवल पे। तो ये हमें एज ए क्यू इतना कोड का आइडिया भी नहीं होता, तो ये डेवलपर्स ही करते हैं। ठीक है। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग, कोई भी टेस्टिंग होगी जो कोड लेवल पे होगी, वो वाइट बॉक्स कहलाती है। ठीक है। तो वो करता कौन है, डेवलपर। वो एक एक लाइन को जाके देखता है, अपने यूनिट केसेस लिखता है, उसको टेस्ट करता है, सारा का सारा कोड लेवल पे। अब आता है ब्लैक बॉक्स, जो कि हम मेनली करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं और आउटपुट देखते हैं, यानी कि हम सिस्टम को इनपुट दिया, यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ सिस्टम में, एडमिन, एडमिन 1 2 3, सिस्टम को इनपुट दे रहा हूँ। अब इसका जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, तो उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, कि यूजर को लॉगिन हो जाना चाहिए और डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास इस वक्त इस ऑरेंज एचआरएम का कोड नहीं है, ना ही मैं देख सकता हूँ कोड, जिसने बनाया उसके पास होगा। तो मैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे सिस्टम को कुछ इनपुट देता हूँ, उसके अगेंस्ट में अपना आउटपुट चेक करता हूँ। तो ये होगी ब्लैक बॉक्स। तीसरी कैटेगरी है एक ग्रे बॉक्स, जहाँ पे आपके पास कोड का एक्सेस होता है। तो कोड को देखते हुए आप अपनी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हो, यानी कोड को देखेंगे तो शायद आपको और भी बहुत सारी चीजें सिनेरियो समझ में आए, अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो यानी जो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स होता है वो ग्रे बॉक्स। तो यूजली ग्रे बॉक्स इतनी होती नहीं है, ठीक है ना, यूजली आपकी व्हाइट बॉक्स, और एज अ टेस्टर हमारा रोल ब्लैक बॉक्स में है। अब ब्लैक बॉक्स की तो फर्दर दो कैटेगरीज है, एक फंक्शनल है, एक नॉन फंक्शनल है। ठीक है। फंक्शनल क्या है, जैसे हमने कहा कि यूनिट टेस्ट करना, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करना, सिस्टम टेस्टिंग करना, यानी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना, जितनी भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है ना, उसको टेस्ट करना इस फंक्शनल। और नॉन फंक्शनल वो होता है जहां पे आप एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं, टेस्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैंने ये बनाया लॉगिन, ठीक है। अब आप यहाँ पे जाते हो और यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, लॉगिन पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहे हो। लेकिन मैं अब कहूँ कि आप ये पेज है, आप देखो कि ये पेज क्रोम पे तो सही चल रहा है, जाके फायरफॉक्स पे देखो, यानी कि देखो फायरफॉक्स पे ये कंपैटिबल है कि नहीं है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, हम इसमें फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लेआउट चेक कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि परफॉर्मेंस चेक करने के, अगर 1,000 लोग एक साथ लॉगिन करें तो सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी। अगेन हम फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर, हम ये चेक नहीं कर रहे कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर एक साथ अगर 1,000 लोग लॉगिन करेंगे तो मेरा सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या होगी। तो इस तरह की जितनी भी टाइप्स होती हैं, जैसे कंपैटिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, यूजेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ये सारी की सारी नॉन फंक्शनल होती है। तो ब्लैक बॉक्स इज डिवाइडेड इनटू फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल। ठीक है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ ले।
जी अनुषा पूछिएगा। सर आपने भी बताया कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम ये देखेंगे कि एक साथ कितने लोग लॉग इन कर सकते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने ये देखना है कि अगर एक साथ 1000 लोग मेरी एप्लीकेशन पे लॉग इन करें तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी होगी। और फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या चीज होगी? यूजेबिलिटी का मकसद ये होता है कि मेरा सिस्टम कितना यूजेबल है। ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एप्लीकेशन दे दूं। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। शुरू शुरू में जब फेसबुक आया था ना, तो समझ में ही नहीं आता था कि चलना क्या था। ठीक है ना। शुरू शुरू में फेसबुक वॉज नॉट दैट यूजेबल। आपको समझ में ही नहीं आता था। यूजेबिलिटी का ये होता है कि एक जो एंड यूजर है, जिसने वो एप्लीकेशन चलानी है, क्या वो आराम से एप्लीकेशन चला सकता है या नहीं चला सकता। अगर उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसमें फीचर्स क्या है, चला नहीं पा रहा, दैट इज नोन एज यूजेबिलिटी। वो यहाँ पे फंक्शनैलिटी टेस्ट नहीं कर रहा। तो यूजेबिलिटी का हमारा थॉट ये होता है कि कोई भी इसको आए और आराम से सारे फीचर्स को चला सके। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे लॉगिन कैसे करना है या लॉगआउट कैसे करना है या कोई स्पेसिफिक फीचर कैसे यूज करना है, दिस मीन्स योर एप्लीकेशन इज नॉट यूजेबल। इसका मतलब यह है कि आपकी एप्लीकेशन में यूजेबिलिटी का प्रॉब्लम है। क्लियर है। जी ठीक है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। उसके अलावा भी आप जब इंडस्ट्री में जा काम करते हो या जाओगे, तो आप बहुत सारी डेफिनेशंस और भी सुनोगे, जैसे स्मोक टेस्टिंग है, सैनिटी टेस्टिंग है, रीटेस्टिंग है, रिग्रेशन टेस्टिंग है। ठीक है ना। अब स्मोक क्या होता है। स्मोक का मतलब ये होता है कि जब भी आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, तो आप सबसे पहले एक स्मोक टेस्ट आपको कहा जाएगा कि आप स्मोक टेस्ट करो। स्मोक टेस्ट ये होता है कि आप एक हैप्पी फ्लो चला के दिखाओगे, देखोगे कि क्या मेरी एप्लीकेशन फर्दर टेस्टिंग के काबिल है। क्या मैं एक सिंपल यूजर के साथ लॉगिन करके मैं डिफरेंट पेजेस पे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। मैं डिफरेंट फीचर यूज कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। दैट इज यानी कोर फीचर्स को विद द बेसिक डेटा। ठीक है ना। आप एक दफा चला के देखो कि, और उसका पर्पस ये था कि क्या ये आगे जो है वो फर्दर टेस्टिंग के काबिल है एप्लीकेशन या नहीं। तो स्मोक टेस्टिंग आप बहुत फ्रीक्वेंटली सुनेंगे कंपनी के अंदर। तो इसका मकसद ये होता है कि एक बेसिक फ्लो चला के देख लो बेसिक डेटा के साथ। सिर्फ ये देखना है, मकसद क्या है, मकसद ये है कि क्या ये फर्दर टेस्टिंग के काबिल है कि नहीं है। आप जाते हो, आप लॉग इन करते हो, लॉग इन के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो, डैशबोर्ड खुलता ही नहीं है। तो भाई जब डैशबोर्ड नहीं खुलता, इसका मतलब है कि स्मोक फेल हो गया। ठीक है। छोटे मोटे इश्यूज एक अलग चीज है। ठीक है। लेकिन अगर आपकी वो फंक्शनैलिटी नहीं चल रही है, तो वो आप जो है वहाँ पे आपकी स्मोक फेल हो जाएगी। ठीक है। अब आपकी आती है रीटेस्टिंग और रिग्रेशन। सैनिटी इस बात पे समझाता हूँ। ठीक है ना। आपने एप्लीकेशन को टेस्ट किया, आपने इश्यूज बताए एप्लीकेशन में डेवलपर को, डेवलपर ने वो इश्यूज फिक्स कर दिए और आपको कहा कि आप जाएं और उसको चेक कर लें। इन शॉर्ट वो आपको ये कह रहा है कि आप जाके दोबारा इसको रीटेस्ट कर लें। ये रीटेस्ट कर लें और जाके चेक कर लें, क्योंकि उसने अपने फिक्स कर दिए। तो आप दोबारा जाओगे, वो वही टेस्ट रन करोगे, क्योंकि वो इशू किसी टेस्ट के अगेंस्ट आते हैं। ठीक है ना। तो आप दोबारा वो टेस्ट रन करोगे और चेक करोगे कि वो चीज़ आगे फिक्स हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो आप डेवलपर को बता दो कि भाई ये फिक्स नहीं है। तो रीटेस्टिंग मतलब एक चीज़ को दोबारा टेस्ट करना जब आपको डेवलपर कहे कि ये फिक्स हो गया। यूजली उस केस में ही होता है कि हमें इसको दोबारा टेस्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं एक फीचर को दोबारा टेस्ट कर रहा हूँ, दैट इज नोन एज रीटेस्ट। अब रिग्रेशन क्या है। रिग्रेशन और सैनिटी आपको इंटरनेट पे बहुत अलग अलग किस्म की डेफिनेशन मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं जो कि करेक्ट डेफिनेशन है। रिग्रेशन जब भी कोड के अंदर कोई चेंज आता है। अब चेंज दो किस्म से आता है। या तो डेवलपर ने कोड के अंदर कोई नया फीचर बनाने के लिए नया कोड लिखा होगा, या जैसे आपने कोई बग लिखा था तो बग को फिक्स करने के लिए उसने कोड चेंज किया होगा। तो दो सूरतें, या तो नया फीचर के लिए उसने कोड लिखा हो या चेंज किया हो, या बग फिक्स करने के लिए किया हो। तो जब भी कोई कोड में चेंज आता है, चाहे वो नए फीचर की वजह से हो या वो आपका बग फिक्स की वजह से हो, दोनों सूरतों में आपको रिग्रेशन या सैनिटी रन करना पड़ता है। ठीक है ना। अब सैनिटी एक शॉर्टर फॉर्म है।
छोटे कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। रिग्रेशन एक बड़े पैमाने पे की जाती है। अब करते क्यों है कि जब कोई चेंज आता है कोड के अंदर, उससे होता क्या है? उससे होता यह है कि आज अगर उसने लॉगिन में कोई चीज फिक्स की है, तो क्या उस कोड को चेंज करने की वजह से मेरी एप्लीकेशन के वो फीचर्स जो पहले सही चल रहे थे, क्या आज भी सही चल रहे हैं? अक्सर ये होता है कि जब भी डेवलपर कोई कोड चेंज करता है, चाहे वो नए फीचर की वजह से करे या बग फिक्स की वजह से करे, तो होता क्या है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उसमें मसले आना शुरू हो जाते हैं। तो रिग्रेशन एक कॉमन टर्म होती है जो आप कंपनी में सुनोगे कि रिग्रेशन रन कर दो। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि भाई जो एक फिक्स आता है या एक नया फीचर आता है, उसकी वजह से हमारे एग्जिस्टिंग सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा। जो फीचर 100 फीचर्स थे जो इस फिक्स से पहले सही चल रहे थे, अब बाद में पता चला कि 10 सही नहीं चल रहा है। यानी कि उस एक फिक्स फिक्स की वजह से या एक नए फीचर्स के ऐड करने की वजह से आपकी एग्जिस्टिंग चीजें खराब हुई। ठीक है ना? और पर्पस ये होता है कि इम्पैक्ट देखना होता है कि कोई भी बग फिक्स होता है या नया फीचर आता है, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है वो निकाला जाता है और देखा जाता है कि ये इसकी वजह से एग्जिस्टिंग जो फीचर्स हैं या फंक्शनैलिटीज है वो तो ब्रेक नहीं हो रही, उनमें कोई मसला तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए ये टेस्टिंग की जाती है। अब मैंने कहा कि रिग्रेशन और सैनिटी दोनों सेम कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। फर्क इतना है कि सैनिटी छोटे कॉन्टेक्स्ट में की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसने एक छोटा सा आ, यानी कि माई प्रोफाइल में एक चीज फिक्स की है, सिर्फ एक चीज फिक्स की है माई प्रोफाइल के अंदर, छोटी सी। अब उसके लिए मुझे पूरी एप्लीकेशन को जाकर चलाने की देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ वो एरियाज देखूंगा जहाँ पे मेरे प्रोफाइल का डेटा आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट उठाऊँ, तो मेरा जो डेटा होता है माई प्रोफाइल का, जिसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मेरा ईमेल होता है, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ होती है। ठीक है ना? तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट में और कहाँ कहाँ आ सकती है? तो अगर मैं सोचूं, तो जैसे जैसे आप कोई चीज़ चेकआउट करते हो तो वहां पे भी आपकी डिटेल्स आती है, वही आपका नाम, एड्रेस, यानी कि वही आपका पर्सनल डेटा जो हमारे प्रोफाइल में आ रहा था वही आपका यहाँ पे आ रहा होता है, या वही डेटा आपकी ईमेल पे आ रहा होता है। तो ये मेरा छोटा कॉन्टेक्स्ट हो गया। लेकिन अगर डेवलपर ने 10 डिफरेंट फीचर्स किए हुए हैं, उसके अंदर चेंज किया है, तो 10 फीचर्स है, 10 फीचर्स का 10 जगह इम्पैक्ट होगा। अब मुझे बहुत बड़ा हर फीचर का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा और हर फीचर के इम्पैक्ट की टेस्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि एक ह्यूज लेवल पे मुझे सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना पड़ेगा दोबारा से। तो वो कहलाती है रिग्रेशन। तो सैनिटी एक छोटी फॉर्म है रिग्रेशन की, जहाँ पे एक छोटा सा फिक्स होता है, उसके इर्द गिर्द की चीजें टेस्ट की जाती हैं कि इसके फिक्स की वजह से इसके आसपास की चीजें तो नहीं छिड़ी। लेकिन रिग्रेशन उस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है जब पे 10 फिक्स आ जाएंगे, 100 फिक्सेस आ जाएंगे, जहां पे उसका इम्पैक्ट एप्लीकेशन के तकरीबन हर दूसरे कोने में इसका इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो उस केस में आपको रिग्रेशन की जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप कंपनी में काम करते हो तो आपको ये सैनिटी कोई नहीं कहेगा सैनिटी कर दो। आपको बोलेंगे स्मोक चला दो, आपको बोला जाएगा कि जो है बग्स जो वो फिक्स हो गए उनको वैलिडेट कर दो और रिग्रेशन चला दो। तो यूजली आपके पास रिग्रेशन आएगी। अगेन पर्पस रिग्रेशन का भी वही है जो कि सैनिटी का है, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, वो छोटा कॉन्टेक्स्ट है, वो बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है? यूजेबिलिटी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना इजीली यूजर्स को यूज कर सकता है। अगर यूजर को प्रॉब्लम हो रही है यूज करने में, इसका मतलब है कि वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो इसका मतलब है हमें यूजेबिलिटी का मसला है। फिर एक टर्म यूज होती है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछी जाती है। अब ये कौन सी टेस्टिंग है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है? इसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं, लेकिन मैं एक आपको कॉमन सिनेरियो बताता हूँ। आपने आज एक कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है, और आपको सडनली एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया गया कि बस इसकी टेस्टिंग करें। अब ना उसके टेस्ट केसेस हैं, ना कोई इसकी एसएच को रिक्वायरमेंट पड़ी हुई है, ठीक है ना, और बस आपको बोल दिया गया सिनेरियोस आते हैं, ठीक है ना। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे? सबसे पहले मैं उस एप्लीकेशन को, या आप उस एप्लीकेशन को चला के समझोगे कि चलती कैसे है। आप इस वक्त कोई भी नई एप्लीकेशन हो, चाहे वो आपने कभी ना कभी जिंदगी में 20 दफा इंस्टाग्राम यूज किया होगा, तो पहले कुछ दिन तो दिनों तक आप इसको समझ रहे थे कि चलता कैसे है, इसमें होता क्या क्या है। ठीक है? यानी इसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग भी सिमिलर होती है कि जब आपको उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि ये कैसे चलेगी, तो आप उसको चलाना सीखते हो और साथ साथ चलाते हुए उसको आप टेस्ट भी कर रहे होते हो।
ठीक है, जब आपको समझ में आ गया कि अच्छा इस पे इंस्टाग्राम है, इस पे स्टोरी डलेगी, अब आपको पता चल गया कि स्टोरी ऐसे डलती है, तो अब उसको टेस्ट कर लोगे। अब कि आपको पता चल गया है, तो अब उसको अब टेस्ट कर लोगे कि ये स्टोरी सही चल रही है कि नहीं चल रही, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है। तो ये कहलाती है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। अब आती है आपकी एडहॉक टेस्टिंग। अब एडहॉक और एक्सप्लोरेटरी में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे मैंने कहा था, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में ना आपके पास टेस्ट केसेस होते हैं, कुछ भी नहीं होता, आप एप्लीकेशन एक्सप्लोर करते हो, उसको टेस्ट करते हो। एडॉक में भी आपके पास कुछ नहीं होता, बट आप क्या करते हो, रैंडमली टेस्ट करते हो, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। कभी लॉगिन टेस्ट कर लिया, कभी लॉगआउट टेस्ट कर लिया, कभी ऐड टू कार्ट, रैंडमली एप्लीकेशन को। एडॉक का मतलब पता है, रैंडमली। कभी कोई चीज टेस्ट कर ली, कोई सीक्वेंस नहीं है, कभी किसी डेटा के साथ टेस्ट कर लिया, कभी कुछ कर लिया। दैट इज नोन एज एडॉक टेस्टिंग। यूजली एडॉक टेस्टिंग हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम कहते हैं कि एक तरीके से इसको सीक्वेंस में टेस्टिंग करो, ताकि हमें पता चले कि एप्लीकेशन में क्या इश्यूज है। बट क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बता चुका हूँ। परफॉर्मेंस क्या होती है, परफॉर्मेंस ये होती है कि आप एप्लीकेशन, जैसे मैंने कहा कि जैसे आप लोगों ने बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे दराज है, या आप अली एक्सप्रेस है, amazon है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट है, बहुत सारी ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि ये प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि ये अपने ब्लैक फ्राइडे डील्स आती हैं, न्यू ईयर डील्स आती हैं, क्रिसमस डील्स आती हैं, ठीक है। तो जब डील्स आती हैं तो उनको भी पता होता है कि अब ने डील लगाई हुई है। तो अब वैसे अगर रेगुलरली हमारे पास 100 लोग आते थे, अब एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख लोग आ जाए, क्योंकि प्रमोशन लगी हुई है, डील लगी हुई है, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन इतनी केपेबल होनी चाहिए, 100 हो या 1 लाख हो, आपकी एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस का मसला नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस का मसला क्या होता है बेसिकली? परफॉर्मेंस का मसला होता है कि आप गए, आपने कोई आइटम जो है ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐड टू कार्ट हो नहीं रहा, बहुत सिस्टम स्लो चल रहा है। परफॉर्मेंस का मसला ये होता है कि एप्लीकेशन बहुत स्लो चल रही है, या वो ऐड टू कार्ट नहीं कर पा रहा, या चेकआउट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस है, वो उसके लिए आपको अपने सिस्टम को रेडी करना पड़ता है। हमने कल एक एग्जांपल देखी थी स्टॉक वाली, इंपॉर्टेंस के अंदर, ठीक है, लंदन के ट्रेडिंग वाली एप्लीकेशन की। तो वहां पे वो फंक्शनैलिटी का मसला नहीं था, वहां पे हमको ये था ही नहीं कि इतने सारे लोग आ जाएंगे, और जब इतने सारे एप्लीकेशन में लोग आ गए, तो लोग सिस्टम में कनेक्ट नहीं कर पाए थे, सिस्टम ने जो है वो रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया था। तो ये करती है परफॉर्मेंस। और कंपैटिबिलिटी आपकी दो किस्म की होती है, जैसे ब्राउजर कंपैटिबल है कि क्रोम पे टेस्ट कर लिया, फायरफॉक्स पे, सफारी पे, आपके एज पे। फिर इस तरह आपकी कंपैटिबिलिटी अक्रॉस द प्लेटफॉर्म होती है, यानी कि एक होती है क्रॉस ब्राउजर, जैसे अभी मैंने बताया कि क्रोम है, फायरफॉक्स है। फिर होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म, लिनक्स पे, मैक पे, विंडोज पे। फिर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे, ठीक है ना। तो ये सारी कहते हैं कि आप, डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कैसी बनी हुई है और क्या बनी हुई है, उसमें किस किस्म की कंपैटिबिलिटी रिक्वायर्ड है, तो वो आप कंपैटिबिलिटी टेस्ट करते हो। अब अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस की, तो बेसिकली परफॉर्मेंस एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर 4-5 बड़ी कॉमन उसकी टाइप्स है, ठीक है। पहली टाइप है लोड टेस्टिंग। अब लोड टेस्टिंग और परफॉर्मेंस को लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये सारी सारी परफॉर्मेंस के अंदर आती है। परफॉर्मेंस यानी कि परफॉर्मेंस की टाइप्स, ठीक है। तो परफॉर्मेंस के अंदर आती है लोड सबसे पहले। अब लोड क्या है, टेस्टिंग। अब मान लो कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, और आपने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसको 1,000 लोग यूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। हमने कहा ठीक है। तो आप क्लाइंट है, आपने मुझे आके बताया कि भाई हमारी एप्लीकेशन जो है वो 1,000 यूजर्स के लिए बनी हुई है, इससे ज्यादा लोग यूज नहीं करेंगे। तो आप इसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग करके बताओ कि 1,000 के लिए ये एप्लीकेशन सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने क्या किया, जहां पे मुझे पता चल गया कि मैंने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कितने यूजर्स पे टेस्ट करनी है, वो लो टेस्टिंग है, ठीक है। तो यानी कि 1,000 के लिए बिल्कुल सही चलना चाहिए,
एप्लीकेशन स्लो नहीं होनी चाहिए, रिस्पॉन्स प्रॉपर आना चाहिए, 1000 के 1000 यूजर्स आराम से एप्लीकेशन को यूज कर सके। अब आता है स्ट्रेस। अब अब वही बात है कि मेरी एप्लीकेशन 1000 के लिए बनी है, लेकिन एप्लीकेशन क्योंकि ऑनलाइन होती है, ग्लोबल होती है, तो ये चीज़ हमारे कंट्रोल में तो होती नहीं है। 1000 के बजाय 2000 भी आ सकते हैं, यू नेवर नो। ठीक है। तो दूसरी टेस्टिंग की जाती है लोड के बाद, हमें देख लिया कि हाँ 1000 के लिए सही चल रही है, कोई मसला नहीं है परफॉर्मेंस का। अब मैंने क्या करना है, अब दूसरा काम करना है, मैंने स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग का पर्पस क्या है कि हमें तो पता तो नहीं होता कि कितने लोग आएंगे। अब मैंने 1000 से क्या किया, 1100 पे किया, 1100 से 1200 पे गया, 1200 से 1300, 1300 से 1400, आस्ता आस्ता लोड बढ़ाता गया, यानी सिस्टम को स्ट्रेस देता गया। होता क्या है कि जैसे जैसे आपके एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता जाता है तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है आस्ता आस्ता। और जैसे जैसे स्लो होती जाती है, एक टाइम आता है जहाँ पे आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, जहाँ पे आपका सिस्टम रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। तो वो कहलाता है स्ट्रेस पॉइंट। तो हमें एज ए टीम हमें ये पता चल जाता है कि अच्छा, फॉर एग्जांपल 1450 तक का लोड तो एप्लीकेशन बर्दाश्त करती है, एप्लीकेशन रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। पहले अगर 5 सेकंड में रिस्पॉन्स देती थी एप्लीकेशन, अब जो है वो 1 मिनट में देती है, बट दे देती है। 1450 अगर यूजर एक साथ आ जाए, फिर अगर 1500 आते हैं, 1500 पे तो फिर एप्लीकेशन जवाब देना ही छोड़ देती है। ठीक है। तो वो स्ट्रेस पॉइंट है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन यानी कि ब्रेक पॉइंट आ गया। तो हमें एक एक रफली आइडिया हो जाता है कि इन केस अगर ज़्यादा लोग भी आ जाए तो हमारे पास कितनी बैंडविड्थ है, हमारी सिस्टम की कैपेबिलिटी क्या है। फिर एंड्योरेंस टेस्टिंग टाइप है, जिसको सोक टेस्टिंग भी कहा जाता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दूं कि आप इजीली, अगर मैं आपको इस वक्त पानी का गिलास दूं ना, आप आराम से उठा लेंगे ना। पानी का गिलास इतना, इसका वेट तो होता नहीं है। अब सॉरी, खैर एनीवेज, किसी ने किसी ऐसे नाम से ज्वाइन किया मैं जो नाम ले भी नहीं सकता। ठीक है। सॉरी, मैं उनको ऐड नहीं कर रहा। ठीक है ना। तो मैं एक सेकंड दीजिएगा, मैं से उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि मैं पूछ सकूं बाद में ये। ले लिया मैंने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है। तो एंड्योरेंस टेस्टिंग, जैसे मैंने कहा कि गिलास पानी ग्लास कोई वेट नहीं होता, आपको दूं आप आराम से को पकड़ सकते हो। ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये गिलास आपने 24 घंटे पकड़ के रखना है, क्या पकड़ लेंगे आप? या मैं आपको कहूँगी पूरे हफ्ते तक पकड़ के रखना है, पकड़ लेंगे आप? नहीं। क्यों? जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपके बाजू में पेन होना शुरू हो जाएगा, हालांकि वेट इतना नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली लग रही है, एक टाइम आएगा आपके बाजू में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और वो हल्का सा गिलास, पानी गिलास आपके हाथ से छूट जाएगा। तो बेसिकली यही चीज हम करते हैं सॉफ्टवेयर की इसमें। हम लोड डालते हैं, और एक लंबे ड्यूरेशन के डालते हैं, 24 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए। अब इसकी रियल टाइम एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा कि ब्लैक फ्राइडे सेल लगी हुई है, 3 दिन की सेल लगी हुई है, यानी कि 3 दिन कंटिन्यूसली आपके सिस्टम पे लोड होगा। अब इसी चीज को मुझे रेप्लिकेट भी तो करना है, तो यानी कि मैं बेसिकली उस सिनेरियो में मैं एंड्योरेंस टेस्टिंग कर रहा हूँ या सोप टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है। फिर है स्पाइक टेस्टिंग। स्पाइक, आपने कभी वो ईसीजी देखी होगी। ईसीजी जो है वो बेसिकली कुछ ऐसे चलती है, यूं जाती है, यू यू यू, फिर जाती है, यू यू। तो स्पाइक टेस्टिंग भी कुछ ऐसी होती है। वो क्या करती है, हम क्या करते हैं कि एक नॉर्मल लोड चल रहा है और सडनली हमने लोड बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर चल रहा है, फिर सडन से बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर कम चल रहा है, यानी कि सडन शॉक्स जिसे कहते हैं ना सिस्टम को। तो वो हम जो है वो हम कर रहे होते हैं। तो ये, इससे भी हमें पता चलता है कि सडन अगर लोड आ जाए अचानक से, तो हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा। ठीक है। ये कहलाती है बेसिकली
आपकी स्पाइक टेस्टिंग। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती है जहाँ पे आपको जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा जा रहा होता है। ठीक है, यानी कि डेटा का हम अगर बात करें, डेटा की हम अगर बात करें, तो जैसे कोई ऐसी एप्लीकेशन इस पे, जैसे फेसबुक की सिमिलर, इसमें डेटा बहुत है ना, कि आप लॉग इन करते हो तो आपकी पता नहीं कितनी हजारों पोस्ट हैं, आपकी इमेजेस हैं, फ्रेंड्स है, डेटा बहुत है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन में डेटा बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं कि भाई इसमें कल को डेटा बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो डेटा सही से जाना चाहिए सिस्टम में और सही से दिखना भी चाहिए। अब इस वक्त पता नहीं कितने लाखों करोड़ लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, हर किसी को उसका रिस्पॉन्स भी सही मिल रहा है, प्रॉपर डेटा भी दिख रहा है, अगर आपको पोस्ट आता है तो फौरन पोस्ट भी दिखती है। तो उन्होंने क्या किया होगा, बेसिकली उन्होंने अपने पास एक वॉल्यूम टेस्टिंग यानी बहुत सारे डेटा के साथ पहले इसको टेस्ट करके देखा होगा कि कल को अगर बहुत सारा डेटा आएगा तो क्या होगा मेरी एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी वॉल्यूम टेस्टिंग। फिर अब जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से पूछा जा रहा है। आप लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी रॉजर प्रेसमैन की, जिसमें एक डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी। वेरिफिकेशन का मतलब है आर वी बिल्डिंग द राइट सॉफ्टवेयर, वैलिडेशन का मतलब है कि आर वी बिल्डिंग द राइट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बेसिकली वेरिफिकेशन ये होती है कि हम ये देख रहे होते हैं कि हम जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या हम सही बना रहे हैं। तो ये हम कैसे चेक करते हैं, ये हमारी क्यूए के प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होता है, ऑर्डर्स होते हैं, तभी पता चल रहा है कि हम सही बना रहे हैं कि नहीं बनाते हैं। तो वेरिफिकेशन क्या होगी, क्यूए की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब जाहिर बात है इसमें अगर हम प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं रहे, सॉफ्टवेयर तो बनाई नहीं है अभी। ठीक है, इसलिए वो स्टैटिक होती है। वैलिडेशन जो है वो डायनामिक होती है। क्यों, क्योंकि मैं जाता हूँ लॉगिन को डिफरेंट यूजर से लॉगिन करके टेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो वो आपकी डायनामिक है। अब जाहिर बात है स्टैटिक इसलिए कि कोड नहीं होता, कोड चलाते ही नहीं हो, इसका मतलब है वेरिफिकेशन के अंदर कोड की एग्जीक्यूशन नहीं होती है। अब सॉफ्टवेयर बन के आया है तो मुझे कोड की एग्जीक्यूशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वैलिडेशन के अंदर कोड की एग्जीक्यूशन होती है। और वेरिफिकेशन मैंने कहा कि जैसे क्यूए है, तो ये क्यूए के अंदर हम ऑडिट्स करते हैं, तो ऑडिट्स के अलावा क्या हो सकता है, और रिव्यूज होते हैं, वॉक थ्रूज होते हैं, इंस्पेक्शन होती है, डेस्क चेकिंग होती है। और वैलिडेशन क्योंकि हमारी चीज़ें बन जाती है उसके बाद होती हैं। तो अगर मैं कहूँ कि टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग हो जाती है सॉफ्टवेयर बनने के बाद। इसका मतलब है कि मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा। तो यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वैलिडेशन हो गई और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल भी हो गई। ठीक है, और टेस्टिंग करते हैं तो हम ऑब्वियसली ब्लैक बॉक्स कर रहे होते हैं या वाइट बॉक्स कर रहे होते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, जो जितनी भी अपने ऊपर अभी डिस्कशन की, ये सारी की सारी डिस्कशन इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। और टेस्टिंग और वैलिडेशन का मतलब है कि मैं बात कर रहा हूँ क्वालिटी कंट्रोल की। ऑन द अदर साइड, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है। तो वेरीफाई हम ये करते हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं क्या हम वो सही बना रहे हैं, और कैसे चेक करते हैं, डिफरेंट हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, फिर ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं। अब उसमें कोई सॉफ्टवेयर बना नहीं होता है सच, तो हम बेसिकली कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो स्टैटिक होती है। ठीक है, वहां पे हमारे पास एप्लीकेशन बन के आ चुकी होती है, तो वो डायनेमिक होती है, डिफरेंट यूजर्स के साथ उसको जाके टेस्ट कर सकता हूँ, डिफरेंट डेटा पे उसको चला सकता हूँ, डिफरेंट ब्राउजर पे उसको ओपन कर सकता हूँ। दैट्स वाई डायनेमिक। ठीक है, फिर वेरिफिकेशन मैंने कहा कि कोई एग्जीक्यूशन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द क्यूए एंड प्रोसेसेस। तो वहाँ पे क्या होता है, आप प्रोसेसेस होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अगेंस्ट आप उसकी रिव्यू करते हो, ऑडिट करते हो, इंस्पेक्शंस करते हो। यहाँ पे वैलिडेशन के अंदर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन की एक्चुअल में टेस्टिंग करते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो मुझसे पूछ लें। जी अनुषा, हैंड रेस सर करें और ना वन पूछे। मुझे ये पूछना था कि जो वैलिडेशन होती है
अब अगर हम जी जी। लॉगिन में ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हैं तो ये वैलिडेशन होगी। देखिए, दो किस्म की वैलिडेशंस होती हैं। एक, कि लॉगिन फील्ड में मैं वैल्यू डालूं ना डालूं, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें नंबर्स जाएंगे नहीं जाएंगे, वो होती है फील्ड वैलिडेशन। यहाँ पे हम फील्ड वैलिडेशन की बात नहीं कर रहे। हम ये नहीं चेक करें कि लेंथ कितनी क्या है। हम बात ये कर रहे हैं कि इन जेनेरिक वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो वैलिडेशन का मतलब होता है टेस्ट करना। ठीक है। तो जब टेस्ट करते हैं तो हम उसको डिफरेंट डेटा डिफरेंट कॉम्बिनेशन पे टेस्ट करते हैं, तो इसलिए वो डायनामिक होती है। अब जारी बात है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर बन के आया है, तो यानी कोड चलता हुआ आया है, तभी आपके पास एप्लीकेशन मिली है। तो वो वहाँ पे कोड जो है एग्जीक्यूशन फॉर्म में होता है। फिर वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग करते हो, तो ये वैलिडेशन है। जो अच्छा, इंटरव्यू में भी आप लोग ये हमेशा गलती करते हो। अगर आपसे वेरिफिकेशन और वैलिडेशन का पूछा जाता है तो अक्सर लोग यही जवाब देते हैं कि हम फील्ड में देखते हैं कि उसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसमें वैलिडेशन मैसेज आना चाहिए। उसकी लेंथ अगर 15 है तो हमने 25 डाल के देख लिया। वो कहलाती है फील्ड वैलिडेशन। फील्ड को वैलिडेट करना, उसकी लेंथ, स्पेशल कैरेक्टर्स जाएंगे नहीं जाएंगे, वो फील्ड वैलिडेशन है। यहाँ पर सवाल यह है, इन जेनेरिक वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या बात होती है, क्या डिफरेंस है। वेरिफिकेशन ऑल अबाउट द प्रोसेसेस स्टैंडर्ड्स क्यूए की बात कर रहे हैं। ठीक है। और वैलिडेशन मीन्स हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि टेस्टिंग करेंगे, जहाँ पे हम कह रहे हैं कोड की एग्जीक्यूशन होती है, टेस्टिंग होती है, डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है, इन शॉर्ट। नहीं ठीक जीशान, है, मैं इसमें ऐड क्लियर कर हुआ। देता हूँ। इनमें जी जी एक चीज प्लीज। ऐड कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है कि आप जितनी भी गर्ल्स हैं, आप लोग कुकिंग करती होंगी, ठीक है। आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने ये स्टेप करने हैं। सपोज करें आप चाय बना रही, ठीक है। आपको स्टेप बताया गया है कि आपने दूध इतना डालना है, चीनी इतनी डालनी है, पत्ती इतनी और हल्की आंच पे रखना है। ये प्रोसेस बताया गया। अब जब चाय बन गई, आप देखेंगी कि सही चाय बनी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मीठी है। जो वो सही बनी है या नहीं, वो चीज क्या कहलाएगी? वैलिडेशन। आप क्या कर रहे हैं? चीज को चेक कर रहे हैं। जब चाय बन के आपके पास आ गई, आपको जो वेरिफिकेशन है, प्रोसेस बताया गया है कि आपने इस तरीके से चाय बनानी। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, क्या वो सही तरीके से बना रहे हैं। जो वैलिडेशन होती है उसमें क्या, जो चीज बनी है क्या वो सही बनी है या नहीं, टेस्ट कर रहे होते हैं बेसिकली आप डिफरेंट टेस्ट डेटा के साथ। क्लियर? किसी और का कोई जी क्वेश्चन? सर, क्लियर है, थैंक यू। जी सर एक बार अस्मा, अडॉप्ट टेस्टिंग बता दें। क्या बता दूं, सॉरी। एडॉक टेस्टिंग। देखिए, एक सवाल भी आया चैट पे कि एडॉक और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लोर करना। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी पहले, कि जब नया नया इंस्टाग्राम आया था या नया नया टिकटॉक आया था या स्नैपचैट आया था, तो पहले आपने क्या किया था, जाके चला के देखा था, समझा था कि कैसे चलता है, राइट। इन शॉर्ट, आपने क्या काम किया था, आपने उस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर किया था। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे कीए को डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसकी टेस्टिंग करें एप्लीकेशन की। अब उसकी कोई रिक्वायरमेंट भी आपको पता नहीं होती है, कोई कोई केसेस भी नहीं लिखे हुए हैं। तो आप क्या करते हो, एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हो, चला के देखते हो कि ये एप्लीकेशन चल कैसे रही है, काम कैसे कर रही है, और साथ साथ जब आपको ये समझ में आ जाता है कि कैसे काम कर रही है, फिर आप उसको टेस्ट भी करते हो। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है जहाँ पे आपको एप्लीकेशन को पहले एक्सप्लोर करना पड़ता है और साथ साथ उसको टेस्ट भी करना पड़ता है। तो दैट इज नोन एज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। अब एडहॉक टेस्टिंग क्या होती है, वहां पे भी आपके पास कोई चीज नहीं होगी, लेकिन एडहॉक में फर्क ये होता है कि कभी आप लॉगिन टेस्ट कर लोगे, कभी आप साइन अप टेस्ट कर दोगे, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई डेटा नहीं है, जैसे समझ में आ रहा है रैंडमली टेस्ट कर रहे हो। कभी लॉगिन चला के देख लिया, कभी साइन अप चला के देख लिया, कभी कुछ चला के देख लिया, कभी कोई डेटा दे दिया। यानी कोई डॉक्यूमेंटेड चीज नहीं है, बस हैप्पीजेड वे में एप्लीकेशन को टेस्ट करे, वो कहलाती है एडॉक। ठीक है। जी खतीजा। कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम रिकॉर्डिंग, जी हाँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए प्लीज। नहीं, कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं इसलिए पूछ रहा जी। हूँ कि खदीजा, आपका क्वेश्चन है, मनीम आपने भी हैंड रेस किया हुआ है।
जी जीशान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंड्योरेंस हम्म। टेस्टिंग आपने बताई थी उसमें एक्सपेक्टेड लोड को जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए मतलब दिया जाता है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक दिया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल। सही, थैंक यू, बस ये पूछना था। जी बिल्कुल। समरा। जी, मेरा एक यस। क्वेश्चन था कि रीटेस्टिंग और सैनिटरी टेस्टिंग का एक दफा डिफरेंस बता दें। देखिए, सैनिटी और रीटेस्टिंग का आपस में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। रीटेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम एक, आपने एक इशू बताया, डेवलपर ने वो इशू फिक्स किया, आपने उस फीचर को, उस फंक्शनैलिटी को या उस टेस्ट केस को दोबारा चलाया। कोई चीज़ आप दोबारा टेस्ट कर रहे हो तो वो रीटेस्टिंग कहलाती है। सैनिटी और रिग्रेशन, ये दोनों तब चलती हैं जब आपने उस चेंज का, उस बग फिक्स का, उस नए फीचर के आने की वजह से हमारे एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उन पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, तब आप सैनिटी और रिग्रेशन करते हो। सैनिटी छोटे कॉन्टेक्स्ट में होती है, यानी कि एक छोटा सा फिक्स आया जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि प्रोफाइल पे एक छोटा सा फिक्स आया तो आपने प्रोफाइल को एक दफ़ा अच्छी तरीके से उसको टेस्ट कर लिया, दैट्स अ सैनिटी। बट अगर मैं कहूँ कि 10 जगह पे उसने मेजर फिक्सेस किए हैं और उसकी वजह से एप्लीकेशन के 70-80% एरियाज को आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग फीचर्स जो पहले बिल्कुल सही चल रहे थे, क्या वो आज भी सही चल रहे हैं, दैट इज नोन एज रिग्रेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, थैंक यू। जी शाफिया। जी सर। सर, अभी आपने बताया एडोब टेस्टिंग का कि हम इसमें रैंडमली जो है वो टेस्ट करते हैं। तो सर, क्या जी हम जी। एडोब भी मंकी टेस्टिंग कहते हैं? एडॉग और मंकी टेस्टिंग सिमिलर ही है। ओके सर। फिर एडॉग में भी रैंडमली करते हो और मंकी टेस्टिंग में भी रैंडमली करते हो, तो मंकी टेस्टिंग एडॉग सेम। जी हम रिकॉर्डिंग पॉज कर रहे हैं, सिस्टम वेट कर रहे हैं बॉयज जो है। एक क्वेश्चन है, बस मैं एक फाइनल क्वेश्चन मैं देख लूँ, उसके बाद मैं सेशन एंड कर दूंगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक टेस्टिंग। स्टैटिक टेस्टिंग में जो होता है बेसिकली, आप एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट नहीं करते, डायनामिक में एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हो, ये फर्क है। यानी कि जो हम टेस्टिंग करते हैं एज ए टेस्टर, वो डायनामिक टेस्टिंग होती है, जहाँ पे एप्लीकेशन को चलाना पड़ता है। मैं एप्लीकेशन को बगैर चलाए उसके कोड को टेस्ट करूँ, वो स्टैटिक टेस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे मैं लॉगिन करके टेस्ट करूँगा लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट्स डायनामिक टेस्टिंग। ठीक है, चलो अच्छा मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।